सो वेलकम अगेन। ये है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो चैप्टर 4 हम देखते हैं। देखिए, चैप्टर 3 में हमने देखा था कि गवर्नमेंट के टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, अलग अलग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्की, ऑटार्की। ठीक है, वो कैसे फंक्शन करती है, क्या काम करती है, क्यों करती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फुलफिल करके वो काम हो पाते हैं। अब हम देखते हैं कि की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्यों डेमोक्रेटिक? क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड ओल्डेस्ट हमारी है यूएसए। तो इस टाइप के टर्म्स को भी आप मेंस में यूज कर सकते हैं। इंडिया यूएस रिलेशन से कोई सवाल पूछा गया है तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टुगेदर। और ये चीजें आप ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका सबसे जो की एलिमेंट रहेगा वो तो जो उसका फंक्शनिंग है। अगर वो अच्छे से फंक्शनिंग करेगी और लोगों का पार्टिसिपेशन, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इक्वालिटी, जस्टिस। फंक्शनिंग में हमारे सारे के सारे हम देखें तो प्रियम्बल में जो चीजें हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, आपका सोशो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इसको मेंटेन करना गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और यही गवर्नमेंट को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड भी होते हैं और जरूरी भी होते हैं, ताकि पीस मेंटेन रहे आपकी सोसाइटी। तो यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस हो रहा है कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारी रेसेस थी। तो एक माया नायडू, एक आपका 11 साल का लड़का है, वो पूछ रहा है अपने जो उसकी एक मदर जो होती है उनसे पूछ रहा है। तो वो बताती है कि हेक्टर पीटरसन ये एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें मारेगा। ठीक है, तो उसके पीछे क्या रीजन था? अपार्थाइड जो लॉज थे, ये कौन से होते थे कि वहां पे रेशियल सेग्रीगेशन होता था कि ब्लैक्स और व्हाइट्स अलग अलग रहेंगे, उनको अलग अलग पब्लिक फैसिलिटीज, ट्रेन अलग अलग, बसेस अलग अलग, और आपके जो टॉयलेट फैसिलिटी है वो अलग अलग। तो कैसे कलर के बेसिस पे जो कानून बनाए गए थे उनको अपार्थाइड लॉज बोल रहे हैं, मतलब सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ऐसे ही हमारी अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो कास्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, जहां पे प्योरिटी, पोल्यूशन, कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये हमारे अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, कास्ट में हायरार्की होती है। तो इसके बेसिस पे हमारा सिविल डिसेबिलिटीज, उनको पब्लिक प्लेसेस एक्सेस नहीं होते, उनको जो वेल आपके कुएं के पानी होते हैं उनसे पानी नहीं दिया जाता। ये पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था एनसीईआरटी की, अलग अलग लाइन्स में बैठना पड़ता है। तो सेम वैसा ही यहाँ। हाँ, तो ठीक है, इसमें ये सारे जो स्टोरी डिस्कस हो रही है कि उनके हॉस्पिटल्स अलग हैं, एम्बुलेंसेस अलग हैं, ट्रेन बसेस अलग हैं, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। जो बाद में किया गया, अफ्रीकन लैंग्वेज उनको सीखनी पड़ती है, बट वो अपनी लोकल लैंग्वेज से चीजें सीखना चाहते थे जुलू। ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी हम देखें तो आर्टिकल 29 और 30 जैसे लैंग्वेज प्रोटेक्शन रहता है, आप माइनॉरिटीज की और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करते हो। और मदर टंग में गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट दी जाए। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लोगों को समझाने के लिए भी, उनको डेवलप कराने के लिए। फिर की एलिमेंट होता है हमारा पार्टिसिपेशन। जो हमारी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आज के टाइम पे जो पार्टिसिपेशन होता है उसका मेन एक ही होता है, वोटिंग। तो यहाँ पे हमारे आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326। 325 इज टॉकिंग अबाउट राइट टू वोट, हर एक को अधिकार है वोट देने का। 326 टॉक अबाउट हु कैन वोट, तो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, फ्रेंचाइजी, इसके बारे में बात करते हैं। 326, 325। सो राइट टू वोट आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये सवाल आपका यूपीएससी प्री में पूछा भी जा चुका है। तो इसमें हम वोट डालते हैं, लोगों को, अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारे लिए कानून बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, सर्विस डिलीवरी कराते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। आपका पीरियड जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, हमारे यहाँ पे 5 साल है। उसके बाद जो यही जो दोबारा इलेक्शन होते हैं, यही जो चीज है इलेक्शंस, रेगुलर इलेक्शंस, यही लिमिट करते हैं आपकी गवर्नमेंट की पावर को। क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबल बनने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको दोबारा से फिर से पावर पे आना है। अगर वो नहीं काम करेगी तो ऑब्वियसली लोग उनको वोट आउट कर देंगे। सो यहां से हमारा आता है कि पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द क्रिटिसाइजिंग। तो ये वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग, एक तो वोटिंग हो गया, डिबेट्स, डिस्कशंस, क्रिटिसिज्म,
एनजीओ के थ्रू, सीएसओ के थ्रू, न्यूज मीडिया, इनके थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं लोग। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे अलग अलग जगह पे, जैसे 2005 में, या फिर नॉर्मली भी हम देखते हैं कि रैलीज होती हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स होते हैं। अभी हम देखें तो रिसेंटली फार्मर प्रोटेस्ट जो आपके चल रहे हैं अबाउट द फार्म लॉज, वो एक वे ऑफ पार्टिसिपेशन है लोगों का। फार्म लॉज के बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं, हमारी टीआईडी सीरीज में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट करेंगी, एनसीईआरटी, टीआईडी सीरीज, यूपीएससी समाचार, तो हम सारी चीजों को एक साथ लेके चलेंगे, तभी हमें फायदा होगा जुड़ने का। फिर आपके धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन, इससे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पर एक चीज अगर हम देखें, क्या सारे, अच्छा, वोटिंग के थ्रू सारे के सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने का अधिकार तो मिल गया, बट क्या इक्वल अधिकार है सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने का? कुछ एक्सेसिबिलिटी के कारण पहुंचने की ही वो नहीं है, सुविधा नहीं है, या फिर उन लोगों को वोटिंग कराई नहीं जा रही, विलेज लेवल पे वो लोअर पावर ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो अलग अलग कम्युनिटीज है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, दलित, आदिवासी, वुमन, तो इनको उतना पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाता। तो ये चीज भी हमें देखनी है कि जिन लोगों को नहीं मिल रहा उनको हम कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ा के इक्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी कैसे ला सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे जैसे लोग ज्यादा अलर्ट और इंटरेस्टेड होंगे, उतना ही हमारा डेमोक्रेटिक कैरेक्टर स्ट्रांग होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यही लोग फिर सवाल जवाब करते हैं गवर्नमेंट से। जो सवाल जवाब करेगा वही उसको और ज्यादा क्लीन बनाएगा, गवर्नमेंट को एफिशिएंट भी बनाएगा, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल या आंसरेबल भी बनाएगा। तो तभी आपकी गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन करेगी। ये चीज हमें देखनी है। देन अब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है गवर्नमेंट और पीपल के बारे में, उनके आपस में, तो उनको भी आपको सोल्व करने की आवश्यकता होती है। क्यों? तभी तो पीस रहेगा। गवर्नमेंट अगर उनके लिए काम ही नहीं कर रही तो कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। जो ये हम देख रहे थे धरना और ये सब, तो इससे आम आदमी के जनजीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उसको इकोनॉमी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, लॉसेस होते हैं, लाइफ और इकोनॉमिक लॉसेस। काम नहीं चल रहा आपका बहुत दिन तक, आपने हाईवे जाम कर दिया, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करे गए हैं, जैसे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट कैसे सोल्व करने की आवश्यकता होती है, क्यों करना चाहिए। जैसे रिलीजियस पोजेशन या सेलिब्रेशन आपके चलते हैं, वो एक पर्टिकुलर मान लो पाथ फॉलो कर रहे हैं, एक एरिया से जा रहे हैं, और वो एरिया एक दूसरी कम्युनिटी का है, उनको प्रॉब्लम है उस फेस्टिवल से, या देर आर चांसेस कि दोनों कम्युनिटीज में क्लैश हो सकता है। तो वहां पे आपके एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रोल आता है, जो मैनेज करते हैं सारी की सारी चीजों को, रिलीजियस लीडर, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, जो पीस एंड हार्मोनी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आपकी गवर्नमेंट है जो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है इस लॉ एंड ऑर्डर और पीस के लिए। तो अगर इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं किया गया तो क्या होगा? ऑब्वियसली लोग एक दूसरे पे वायलेंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और लाइफ को थ्रेटन भी हो सकता है। देन और हमारा एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जैसे रिवर्स। रिवर्स क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह बहती रहती है और समुद्र में जाके गिर जाती है। अब इसमें ह्यूमन बाउंड्रीज में हमारे होते हैं स्टेट्स। जैसे उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश से बनाया गया, तो पहले तो यूपी एक ही था, रिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मान लो उत्तराखंड है, यहाँ पे यूपी है, इन्हीं में आपस में इस रिवर को लेके प्रॉब्लम होने लग जाए कि भाई ये तो हमारी है। ऐसे ही तमिलनाडु और कर्नाटका में जो बहुत फेमस है कावेरी का, यहाँ पे डिस्कस किया गया कि यहाँ पे दो डैम है, कृष्णा राजा सागर डैम कर्नाटका में, मैथुर डैम, इनकी लोकेशन आप ध्यान रखिए। और कावेरी डिस्प्यूट इज बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इनको सोल्व करने के लिए है हमारे पास इंटरस्टेट रिवर वाटर जो 262 इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी, इसकी बात करी जाती है। यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं जो डिसीजंस देते हैं, बट उससे रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे हमारी डीआईटी सीरीज में आने वाले कुछ सेक्शंस में, या मे बी टुडे आई विल टेक। फिर की एलिमेंट्स आपके इक्वालिटी एंड जस्टिस, यही होते हैं, तभी हमारी फ्रेटर्निटी आती है, यानी लोगों में मेल भाव भी ज्यादा होता है। इक्वालिटी नहीं होगी, लिबर्टी नहीं होगी, या जस्टिस नहीं होगा, तो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में आके खड़े हो जाएंगे। इसमें यहाँ पे जैसे अनटचेबिलिटी को
बैन किया गया था अंडर आर्टिकल 17, कंप्लीटली अबॉलिश किया गया था। उससे इक्वालिटी बढ़ी, जो लोअर कास्ट थे वो कहीं ना कहीं ऊपर आए। जेंडर के बेस पे हमने प्रमोशन किया है, रिजर्वेशन देते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का पूरा एससी एसटी वुमेन और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है। जब पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो और ज्यादा आपस में हार्मोनी बढ़ती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे बात करी जा रही है वही जेंडर वाला। ये एग्जाम्पल हमने देखा भी था, जेंडर जस्टिस वाला टॉपिक हमने कल ही कवर किया था टीआईटी सीरीज में, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें कैसे बॉयज और गर्ल्स हमारी सोसाइटी में लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने इसको सन मेटा प्रेफरेंस, आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे में बोला था, ये टर्म यूज करी थी, सन मेटा प्रेफरेंस। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चाइल्ड बर्थ होती हैं, वो मान लो लड़की होती जा रही है, लड़की होती जा रही है, वो लगे हुए हैं कि भाई नहीं हमें तो लड़का ही चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ चाइल्ड या पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जाती है और कंट्रोल नहीं होती। उससे भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पॉवर्टी बढ़ती है और आपकी सर्विस डिलीवरी पे भी इफेक्ट आता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी, ज्यादा पॉपुलेशन, क्राइम के चांसेस भी हो जाते हैं। तो कैसे आप देख सकते हैं कि हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। तो इन चीजों को मेंटेन करना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो ये आज के हमारे चैप्टर 1, 3 और 4 हमने कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4। कल हम देखेंगे चैप्टर 5 एंड 6। सो दिस इज इट इन दिस सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि आपको रेगुलर तैयारी में हेल्प मिलती रहे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।